नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। अब जाकर अनमोल ने चैन की सांस ली। साल भर से वह परेशान था। वह दो पार्टों के बीच पिसा जा रहा था। एक पार्ट थी माँ और दूसरी थी पत्नी। अनमोल एमएनआईटी से बीटेक था और एक एमएनसी कंपनी में सीनियर एनालिस्ट की जॉब पर था। वह मूलतः नैनीताल का निवासी था, पर उसकी शिक्षा दीक्षा प्रयागराज में हुई थी। पिता का देहांत बचपन में हो गया था। माँ अभी भी पहाड़िन बेटी थी। पति की अकाल मौत के बाद वह इकलौते बेटे को लेकर प्रयागराज चली आई। उसने एक स्कूल में नर्सरी में आया का काम करके बेटे को उच्च शिक्षा दिलाई। पढ़ाई पूरी करने के बाद बेटे के नौकरी भी मिल गई। 3 साल पहले एक सुंदर लड़की देखकर माँ ने उसकी शादी भी कर दी और उसकी पत्नी का नाम था अदिति। उसके पिता सचिवालय विभाग में अधिकारी थे। अदिति हर दृष्टि से सुंदर थी। उसने हिंदी में प्रथम श्रेणी में एमए किया था। गृह कार्य में वह अधिक कुशल नहीं थी। पहाड़ी रीति रिवाज, खान पान, भाषा आदि से भी वह अपरिचित थी, क्योंकि उसके पूर्वज पीढ़ियों पहले लखनऊ आ बसे थे। अब तो वे पहाड़ों पर सैलानियों की भांति जाते थे। शादी के बाद अदिति का 1 साल आनंद से बीता। वह कभी प्रयागराज में रहती, कभी अपनी माँ के पास लखनऊ चली जाती। सास बहू दोनों ही एक दूसरे को तौल रही थी, आपस में तालमेल बैठाने का प्रयत्न कर रही थी। साल भर बाद जब जमकर साथ रहने का अवसर आया तो दोनों एक दूसरे की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। माँ का पहले से अनमोल पर पूरा अधिकार था। 7 फेरे पड़ते ही जैसे किसी ने उसके अधिकार को चुनौती दे दी थी। उसे लगता जैसे बेटे पर उसकी पकड़ ढीली होती जा रही है। वह उसके हाथ से निकला जा रहा है। उसकी ओर कम ध्यान देता है, उसकी कम सेवा करता है, फिजूल खर्ची अधिक करता है और रात देर तक जागकर अपना स्वास्थ्य खराब कर रहा है। माँ को रात बहुत देर से और बहुत कम नींद आती। पास के कमरे से अनमोल और अदिति की गुटुर गूंज देर रात सुनाई पड़ती रहती। माँ करवटें बदलती रहती और गठिया के दर्द को सहती रहती। माँ ने सोचा था कि बहू के आ जाने पर वह पलंग पर बैठी राज करेंगी। उधर अदिति की सबसे बड़ी कसक यह थी कि अनमोल उसे कहीं हनीमून के लिए नहीं ले गया था। शादी जिंदगी में एक ही बार तो होती है। अनमोल उसे माँ के कारण ही हनीमून के लिए नहीं ले गया था। कहता रहा, माँ अकेली कैसे रहेंगी। अदिति सोचती, माँ कोई बच्चा है कि उसे बंदर उठा ले जाएगा। पति न हुआ दूध पीता बच्चा हो गया जो हर समय मिमियाता रहता है, हर समय माँ का ही गुणगान करता रहता है। माँ की सेवा, माँ का त्याग, माँ का परिश्रम। कौन माँ अपने बच्चे के लिए यह सब नहीं करती। पशु पक्षी भी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। माँ को जब देखो तब पहाड़ी गांव वाले व्यंजनों की रट लगा रहती है। उसने कई बार कहा है कि वह बनाना नहीं जानती, न ही उसे पसंद है, पर वह उन्हीं के गुण गाती रहती हैं। लखनऊ में तो अदिति रोज शाम को घूमने निकल जाती थी, सहेलियों के साथ या भाइयों के साथ। यहाँ शाम को बोर होती। कितने कितने दिन हो जाते फिल्म देखे, शॉपिंग किए और घूमने गए। क्यों? वही कारण, माँ का पुछल्ला। माँ बोर न हो, पत्नी भले ही बोर होती रहे। टीवी या मोबाइल पर आके कितनी देर कुछ देखा जाए। हाथ पर मारने के बाद अदिति को एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी भी मिल गई। माँ चाहती कि बेटा दिन भर का थका हारा घर आता है, घर पर आराम करे। पत्नी जानती थी कि दफ्तर में कोई चक्की तो पीसता नहीं है। माँ का मन करता है कि वह भी उन लोगों के साथ जाए। कोई जान पहचान का मिले तो बता सके कि यह मेरा बेटा अनमोल है और यह उसकी बहू है। पर सिनेमा हॉल में 2.5-3 घंटे बैठे रहना उसके बस की बात नहीं। बिना ऑटो के 2 कदम भी चलना उससे भी कठिन है। और ऑटो में 2 व्यक्ति बैठते हैं, 3 नहीं। तीनों को जाना होता तो टैक्सी करनी पड़ती। शॉपिंग में माँ की पसंद आधुनिकताओं के लिए कोई अर्थ नहीं रखती। दृष्टि कम होने के कारण वैसे भी वह ठीक रंग या डिजाइन नहीं आंक पाती थी और आजकल जो भी माल थे उनमें चलना बहुत पड़ता था। घूम भी वह ज्यादा नहीं पाती थी, पर अकेला घर उसे काटने को दौड़ता। उसका जी घबराने लगता। कभी कभार कोई पड़ोसिन आ जाती तो वह बेटे बहू के प्रति अपनी उदासीनता की चर्चा करने लगती। पड़ोसने भी इक्का दुक्का ही थी
क्योंकि उनके आसपास ज्यादा थे भी नहीं। जो भी थे अब उनसे बात करने में कतराते थे। अदिति के संबंध में वह अनमोल से भी चोरी छिपे कहती, सलोनी सूरत पर रीत जाने के अपने निर्णय पर मलाल करती। बहू के आलसी होने, गृह कार्य में कुशल न होने, सेवा न करने आदि की बात कहती। पुराने जमाने की आप बीती कहती रहती। अनमोल हाँ हूं करता रहता। क्या कहता बेचारा। उसे तो अपने प्रति समर्पण में अदिति में कहीं कमी नहीं दिखाई देती थी, पर वह अशिक्षित सी माँ की आंखों पर लगा एक पीढ़ी पुराना चश्मा कैसे उतार फेंकता, माँ के संस्कारों को कैसे पलटता। जिस माँ का समूचा स्नेह उसी को मिला हो उसे कैसे समझाता। माँ और अदिति दोनों ही अनमोल के दफ्तर से लौटने की प्रतीक्षा करती। अदिति भी स्कूल से 3 बजे तक आ जाती थी। उसका भी समय काटे नहीं कटता था। यदि वह माँ के पास बैठ जाता तो अदिति के बड़े रक्तचाप का ज्ञान उसे रसोई में गिरते खनकते बर्तनों से हो जाता। वह रसोई में नहीं होती तो धप धप करके आंगन में कई बार बेमतलब गुजरती। स्वागत की मुस्कुराहट के स्थान पर उसके अधरों पर उपेक्षा का भाव रहता। यदि अनमोल सीधा पत्नी के पास भीतर चला जाता तो माँ कराहती घिसटती, घुटनों के जोड़ों के दर्द में कोसती, स्वयं कमरे के बाहर बरामदे में आ जाती और कहने लगती, कफ सिरप से खांसी में तो लाभ है पर जोड़ों के दर्द में कतई फायदा नहीं है। उनसे भी यही कहना कि भूख एकदम कम हो गई है। पूछना मुनक्के ठंडा तो नहीं करेंगे। फिर वह साड़ी उठाकर घुटनों की सूजन पर हाथ फेरने लगती। अदिति को चाय नाश्ता लाने का आदेश देती। इस पर अदिति गुस्सा हो जाती। माँ नहीं कहेंगी तो क्या वह नाश्ता नहीं देगी। रात देर तक अदिति का मूड बिगड़ा रहता। वह कहती कि माँ का बुढ़ापा है, रोग भी है, पर वह नाटक अधिक करती हैं। दिन में खुद 2 बार बाथरूम आती है, गैस पर पानी गर्म कर लेती हैं, पर अनमोल के आते ही ठिनकने लगती हैं। अनमोल समझाता, बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, जीवन के आखिरी दौर में हैं, जितनी बन पड़े सेवा कर लो। माँ बाप बार बार नहीं मिलते। अदिति सुबह जल्दी उठती थी, पर स्कूल जाने में कुछ और काम करने का समय नहीं होता। अनमोल भी सवेरे जल्दी उठता, अदिति को बेड पर ही चाय देता। उसके बिना तो उसकी आंख ही नहीं खुलती थी। फिर माँ को हाथ मुंह बिस्तर पर ही धोने को गर्म पानी देता, बाथरूम ले जाता, सेव बनाकर नहाता धोता और बाजार से दूध का पैकेट और सब्जी लेने चला जाता। उसी समय लौटकर नाश्ता करता और काम पर चल देता। शाम को थका हारा लौटता। चाय नाश्ते के बाद माँ के पास बैठता, उसके जोड़ों पर हाथ फेरता, तेल लगाता और दवा के बारे में पूछता, दवाई लाने की पेशकश करता। अदिति तब तक खाना बनाती। अनमोल माँ को गरम गरम खाना खिलाता। दर्द अधिक बताती तो सिकाई करता। उसे बिस्तर पर लिटाकर फिर अपराधी की तरह अदिति के सम्मुख जाता। अदिति खाना सामने रखती हुई कहती, मिल गई छुट्टी। सोने जाने से पहले अनमोल फिर एक बार माँ को देख कर आता, दवाई देता। माँ तो यहाँ तक चाहती थी कि अनमोल या अदिति में से कोई एक रात को उसके ही कमरे में सोए। वह घुमा फिरा कर कहती, रात को आंख खुल जाती तो बहुत जी घबराता है, कोई पानी देने वाला भी नहीं होता। किसी दिन ऐसे ही तड़प कर मर जाऊंगी। कोई पास हो तो दर्द बढ़ने पर दवा तो मिल जाता है। बाथरूम जाना होता है तो बिजली का स्विच खोलने में दीवार से टकरा जाती हूँ। अनमोल कहता, माँ पुकार लिया करो ना, बार बार के कमरे में हम सोते हैं। रात भर बिजली खुली रखा करो। पर रोशनी में माँ को नींद नहीं आती थी। वह आंखों की रही सही रोशनी से भी हाथ धोक बैठ लेती। अनमोल की अपनी जिंदगी जैसे कुछ रह ही नहीं गई थी। भरसक दोनों की सेवा करता था, पर कोई भी उससे संतुष्ट नहीं था। अदिति के लिए कपड़े लाता तो माँ का मुंह टेढ़ा हो जाता। मेरे लिए भी कफन ले आया होता। बढ़िया महंगी दवाई तो लाता नहीं है और अदिति को सदा किफायती रहती। तुम्हारा सारा वेतन माँ की दवा दारू पर खर्च हो जाता है और मेरे लिए हाथ तंग। अनमोल अपने शौक तो जैसे हिरण हो गए थे। उसका जी करता वह दोस्तों में बैठे गपशप करे। घर पर जब रहता तो चिक चिक भी कम सुनने को मिलेगी। आखिर कहता भी तो किससे, करता भी तो क्या। कौन दर्द बांटेगा उसका। साल भर में अनमोल टूट सा गया।
दिन भर दफ्तर में खपता और शीश माँ व पत्नी में खपता। सास बहू का माध्यम बने बने वह पिसता चला जाएगा। उसे लगा वह अब अधिक नहीं निभा पाएगा। एक शाम दफ्तर से लौटते समय मोहल्ले के बाहर पार्क का जंगल पकड़कर वह 1 मिनट के लिए रुक गया। बच्चे खेल रहे थे, किलकारी मार रहे थे और दौड़ रहे थे। सबसे अधिक भीड़ झूलों पर थी। तभी उसकी दृष्टि संतुलन करती छोटी लड़कियों पर पड़ी। स्थिर स्तंभ पर तख्ता लगा हुआ था। एक लड़की एक छोर और दूसरी लड़की दूसरे छोर पर बैठी थी। तख्ता किसी पक्षी के पंखों की तरह हवा में लहरा रहा था। एक लड़का पास में खड़ा था। वह कभी एक छोर पर बैठ जाता, कभी दूसरे पर। वह जिस छोर पर बैठता वह नीचा हो जाता और दूसरा हल्का होने के कारण अनायास ऊपर उठ जाता। ऊपर जाती लड़की चीख पड़ती, लड़का खुश होकर ताली बजाता और हंसने लगता। वह कूद पड़ता तो फिर संतुलन हो जाता। वह बारी बारी कभी इधर कभी उधर के छोर पर बैठकर संतुलन बिगाड़ देता। जिधर वह बैठा होता उस छोर की लड़की स्वयं को सुरक्षित महसूस करती। दूसरी लड़की को अकस्मात ऊपर उठ जाने से गिरने का भय रहता। अनमोल विचार में डूब गया। यही स्थिति तो उसकी है। माँ के पास बैठता तो पत्नी डोलने लगता है और पत्नी के पास बैठने में मातृत्व डगमगाने लगता है। यदि वह हट जाए, किनारा कर जाए तो दोनों संतुलित रह सकती हैं। उसे लगा कि असंतुलन का कारण यही है। रात भर वह कुछ सोचता रहा। अगले दिन उसने 20 दिन की छुट्टी ली और बेंगलोर में एक मित्र के पास जाने का कार्यक्रम बना लिया। घर पर उसने कह दिया कि उसका बेंगलोर में तबादला हो गया। फिलहाल वह अकेला जाएगा। बेंगलोर में मकान आसानी से नहीं मिलता। जब मकान की सुविधा हो जाएगी तब माँ व पत्नी को भी ले जाएगा। माँ परेशान हो गई। अनमोल के बिना कैसे काम चलेगा? कौन उसकी सेवा करेगा? बोली, बेटा तबादला रुक क्यों नहीं सकता? तरक्की पर जा रहा हूँ माँ, अब मेरे ऊंचे ओहदे पर प्रमोशन हो गया है। अवसर छोड़ दिया तो फिर आगे कोई नहीं पूछेगा। सारी जिंदगी इसी में सड़ते रहना पड़ेगा। अदिति अलग परेशान थी। कैसे रहेगी अकेली? और फिर माँ के साथ या मायके चली जाए। पर स्कूल की जॉब भी थी, कम पैसे मिलते थे तो क्या समय तो कटता था और घर के खर्च पूरे होते थे। पर लोग क्या कहेंगे? दोस्त रिश्तेदार थूकेंगे। पीछे कहीं माँ दुनिया छोड़ गई तो मिट्टी खराब होगी, वो अलग। रात को आंसुओं से अनमोल की छाती भिगोते हुए उसने भी वही बात कही, तबादला रुक नहीं सकता क्या? और अनमोल ने वही उत्तर दोहरा दिया। आखिर अनमोल चला गया। अगली सुबह अदिति बिस्तर में ही थी कि सास चाय लेकर आ गई। अदिति आश्चर्यचकित आंखें मल मल कर देखती रही। माँ ही थी। वह बड़बड़ा कर उठ बैठी। सास बोली, गर्म पानी करने को गैस जलाई थी, सोचा तेरी चाय भी बना दूं। घंटे भर बाद माँ सब्जी की टोकरी उठाती हुई बोली, ला बहू सब्जी ला दूं। इतने में स्कूल जाने की तैयारी कर। दोपहर को क्या खाएगी? यहाँ तो ठेले वाला दोपहर को आएगा, वह भी बासी सब्जी लिए, बेचेगा भी महंगी। मसाला वसाला तो कुछ नहीं लाना है। डॉक्टर को अपना हाल बताकर दवाई भी लेती आऊंगी। अदिति ने खोए खोए 500 का नोट बढ़ा दिया। माँ ने तो बेटे का काम संभाल लिया। वह बुदबुदाई। बाजार से लौटकर माँ अपने घुटनों पर तेल मलने बैठ गई। अदिति ने जब झाड़ू पोछा किया तो सास का कमरा भी साफ कर दिया, बिस्तर धूप में डाल दिया। पहले यह काम अनमोल करता था। अदिति को कमरे में जहां तहां पड़े थूक से उबकाई आती थी। आज पहली बार उसे घृणा नहीं हुई। सप्ताह में सास बहू पर्याप्त निकट आई। अब माँ को अनमोल का अभाव नहीं अखर रहा था। कोई तो है उसकी देखभाल को। अदिति को भी सास से अपनत्व होता जा रहा था। साल भर का अगलाव धीरे धीरे पिघलता जा रहा था। अदिति ने अपनी खाट सास के कमरे में ही डाल ली। सास तो जैसे निहाल हो गई। लगभग माह बाद अनमोल लौटा। आंगन में घुसते ही उसका चेहरा खिल गया। अदिति बरामदे में बैठी माँ के घुटनों पर तेल मल रही थी। दोनों के चेहरे तनाव मुक्त थे। दिन रात दोनों में से किसी ने उससे कोई शिकायत नहीं की। अनमोल की माँ से अकेले में भी बातचीत हुई। वह अदिति की
प्रशंसा कर रही थी, कह रही थी, खरा सोना है मेरी बहू। रात को अदिति से भेंट होने पर अनमोल बोला, प्लेन में पहाड़ के एक पंडित मिले थे, माँ को जानते हैं, कह रहे थे हरिद्वार भेज दो, वृद्धा आश्रम है, सस्ता भी है, लंगर में खा लिया करेंगे, बहुत से बुजुर्ग वहां रहते हैं। तब अदिति तेवर चढ़ाती हुई बोली, क्या कह रहे हो तुम? माँ क्या कोई हम पर भार हैं? मैं उन्हें कहीं नहीं भेजूंगी, जब तक हैं यहीं रहेंगी मेरे पास। अनमोल की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। अगले दिन उसने घर पर बताया कि बेंगलोर की जलवायु माफिक न आने के कारण उसने प्रयागराज अपने पुराने पद पर ही तबादला करा लिया है। सास और बहू के मुंह से एक साथ प्रसन्नता से निकला, सच में अब अनमोल के जीवन का दोनों पहिया उस झूलों सा पूर्ण संतुलित हो गया था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।